यूजीसी नेट हिंदी प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो आज का लाइव क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रवक्ता परीक्षाओं की जब भी हम बात करेंगे तो जितने भी हिंदी पट्टी राज्यों में टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उनके दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। तो तमाम विद्यार्थी लाइव क्लास से जुड़ गए हैं, सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जो पुराने छात्र हैं समय के अनुसार उपस्थित हो रहे हैं, जो नए छात्र हैं उनका हम विशेष स्वागत करते हैं कि एक बार शुरू से लेकर अंत तक लाइव क्लास को जरूर देखें, फिर मूल्यांकन करें कि इस प्लेटफॉर्म का उनके पढ़ाई में कितना योगदान है या फिर वो यहाँ से क्या सीखें। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं सभी का स्वागत करते हैं और बाकी अगर आप सभी इसको शेयर इत्यादि करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलते हैं, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण किसके नाटक है? दो नाटकों की बात की गई है और पूछा गया कि ये किसके द्वारा लिखित नाटक हैं। ऑप्शन दिया गया है विद्यापति, केशवदास, हृदयराम, देव। तो रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण ये नाटक किसके हैं? तो विद्यार्थियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यापति। तो ध्यान रखिए, विद्यापति को हम मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से जरूर जानते हैं, पदावली के लिए जानते हैं, कीर्तिलता कीर्ति पताका के लिए, लेकिन उस दौर में उन्होंने भी हल्का फुल्का नाटक लिखने का प्रयास किया था, उसी संबंधित यहाँ पर प्रश्न था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य परंपरा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से हमें ऐसी लोक नाट्य परंपरा के बारे में बताना है जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया लीला, रास और नौटंकी उत्तर प्रदेश से, माच मध्य भारत से, जात्रा बिहार से, यक्षगान दक्षिण भारत से। तो कौन सी ऐसी लोक नाट्य परंपरा है जिसका कि मेल सही नहीं है, वो गलत है, असत्य है? तो आप लोगों ने यहाँ पर बताना शुरू कर दिया है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, जात्रा का संबंध बिहार से नहीं है बल्कि बंगाल से है। ठीक है, और बिहार की अगर लोक नाट्य परंपरा की बात करें तो कीर्तनिया लोक नाट्य परंपरा यहाँ से जुड़ी हुई है। बाकी जात्रा का जरूर ध्यान रखिए कि बंगाल से है। आप देखें कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जात्रा का संबंध कहाँ से है। यक्षगान, आपने अगर यूजीसी नेट का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वहां पर भी पूछा गया है, गिरीश कर्नाड का संबंध इससे जोड़ा जाता है। ठीक है, बाकी माच को आप देखिए मध्य भारत से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो लीला, रास और नौटंकी का संबंध है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है, स्वांग का संबंध किस विधा से है? नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। देखने में प्रश्न काफी छोटा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। स्वांग का संबंध किस विधा से? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए नाटक। नाटक के कई भेद किए गए हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 10 रूपक। ठीक है, उसमें भी 10 से इसके भेद किए गए नाटक के, क्या मतलब रूपक के, और 18 उप रूपक भी हैं। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जोड़कर देखिए, उसी में से एक स्वांग भी है। अगला प्रश्न है, प्ले हाउस रंगशाला का निर्माण अंग्रेजों ने कहां कराया था? ऑप्शन दिया गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। प्ले हाउस रंगशाला का निर्माण अंग्रेजों ने कहां कराया था? एक चीज तो समझ में आ रही है कि प्ले हाउस और रंगशाला का निर्माण अंग्रेजों ने ही कराया था, ठीक उसी तरीके से जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज इत्यादि को उन्होंने स्थापित किया। एक तरीके से देखा जाए तो काफी काम भी हुआ था। ठीक है, तो प्ले हाउस रंगशाला का निर्माण उन्होंने कहां पर कराया था? तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया उसी तरीके से प्ले हाउस रंगशाला का निर्माण भी कलकत्ता में अंग्रेजों ने कराया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1700 में, 1735, 1750, 1777 ईस्वी। तो इसका
सही जवाब यहाँ पर आप लोग जल्दी से दीजिए कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तमाम विद्यार्थी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि हम रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर हिंदी नाटक पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ जो भी शुरुआती प्रश्न थे अब वो रामचंद्र तिवारी के पुस्तक पर आधारित है, यानी कि मूल किताबों पर ही आधारित है। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया कि कलकत्ता थिएटर की स्थापना 1777 ईस्वी में हुई थी। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, काफी मौलिक तरीके से हमने इसको फॉर्मेट करने का प्रयास किया है कि भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया था, यह किसका मूल नाटक था? चौर कवि, चंड कौशिक, गोपाल चंद्र, कालिदास। तो विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किया था। और भारतेंदु के नाटकों को आप देखेंगे कि उन्होंने मौलिक नाटक लिखे, अनुदित नाटक लिखे। वो दौर ही था कि अनुदित नाटक भी लिखे जा रहे थे, उसी में से विद्या सुंदर भी है अनुदित नाटक। ध्यान रखिए, कई बार परीक्षाओं में आता है कि विद्या सुंदर किस टाइप का नाटक है, मौलिक है या फिर अनुदित है। इसके मूल नाटककार कौन थे? यहाँ पर तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, चौर कवि कृत है विद्या सुंदर नाटक। ठीक है ना, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। सही जवाब बहुत सारे बच्चे देने का प्रयास कर रहे थे। आनंद डबराल ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था और प्रियंका मिश्रा ने भी दिया था। ठीक है, तमाम विद्यार्थी चंड कौशिक को इसमें टिक कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही जवाब है। देखिए, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन गलत अगर उत्तर आता है और उसमें से कुछ बच्चे सही देते हैं तो लगता है कि एक बार नाम ले लेना चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनको लगता है कि हाँ, हम ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जहां भी कुछ इस टाइप से रहेगा। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा एक बार कमेंट आप कीजिए। ठीक है, राकेश आर्य का कहना है कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक, एक बार कमेंट कीजिए, आवाज आ रही है? जी भाई, अपने मोबाइल को आप देखिए, उसको थोड़ा सा ठोकिए इधर उधर। पहले जमाने में हमारे घर एक रेडियो हुआ करती थी, उसको जब हम पीट के सही करते थे तब उसकी आवाज आती थी। आजकल पुरानी मोबाइल्स का भी वही हालत है। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक और अनुदित दोनों तरीके के नाटकों को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया या फिर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नाटक है जिसमें बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना आधारित है। ऑप्शन दिया गया है विद्या सुंदर, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप। तो कौन सा नाटक है? तमाम विद्यार्थियों ने इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, विशस्य विषमौषधम। तो इसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न फॉर्मेट होते हैं। आप अगर ऑनलाइन कोई किताब पढ़ते हैं तो इस तरीके से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, विशस्य विषमौषधम किस प्रकार की रचना है? भाड़, नाटिका, नाट्य रासक, गीत रूपक। तो विशस्य विषमौषधम किस प्रकार की रचना है? आप तो जानते हैं कि ये नाटक है, लेकिन नाटक के अंतर्गत भी ये अलग फॉर्मेट में है, अलग स्वरूप में है, तो उसको आपको बताना है। कई बार प्रश्न को आप विकल्पों के माध्यम से भी समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार विकल्प क्या कहा जा रहा है। जैसे कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम इतनी बार से तैयारी कर रहे हैं फिर भी हमें चीजें याद नहीं होती हैं, या फिर कुछ नंबर से उनका रह जाता है। तो देखिए, इस बार आप एग्जाम में जाइए तो क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसको उसके ऑप्शन से भी कोरिलेट करिए, मैच करिए कि आखिरकार प्रश्न कह क्या रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया, भाड़। ठीक है, भाड़ जो भी रूप है, जिसको कि 10 रूपक में ये भी एक आता है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रकार की रचना है? भारत दुर्दशा बहुत ही फेमस रचना, तमाम पाठ्यक्रमों में लगी हुई रचना। अब आपको बताना है कि किस प्रकार की रचना है। वैसे तो मोटे तौर पर आप जानते हैं कि ये नाटक के रूप में है, लेकिन एक और प्रश्न जो बनता है
वो यहाँ पर पूछने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन दिया गया भाण, नाटिका, नाट्य रासक, गीति रूपक। तो क्या है भारत दुर्दशा? बिल्कुल आप लोगों ने वन लाइनर किताबों को एकदम चार्ट कर रख दिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नाट्य रासक। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त ये नाटक कब प्रकाशित हुआ, इसमें कितने अंक हैं, इसके जो पात्रों की योजना की गई है वो बहुत ही अलग तरीके की है। मनुष्यों के नाम के अलावा इसमें बीमारियों से रिलेटेड भी कई पात्रों के नाम है, उनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। भारतेंदु ने हिंदी नाट्य शास्त्र की पुस्तक किस नाम से लिखी? आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया था ऑप्शन सी, अचानक। हाँ, इसका कनेक्शन शायद टूट गया था, क्या हुआ, फिर इसको मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र की पुस्तक नाटक नाम से लिखी हुई है। आपको ध्यान में रखना है कि 1883 ईस्वी में नाटक नाम से उन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी। बाकी ऑप्शन में जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं आपके दिमाग में आने चाहिए कि नटरंग एक पत्रिका थी, इससे जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे अगर आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ऑप्शन डी में। ठीक है ना, इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल किस प्रकार का उपन्यास है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन दिया गया आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ऐतिहासिक। तो इसका जो सही जवाब आप लोग दीजिए। बीच में इंटरनेट कनेक्शन न होने की वजह से क्लास बाधित हो गई थी, दोबारा से हम जुड़ने का प्रयास किए हैं। ठीक है, कई बार हो जाता है, कई बार कई चीजें हाथ में नहीं होती हैं, तो यही चीज यहाँ पर घटी है। ठीक है, कंकाल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल किस टाइप का है? यथार्थवादी उपन्यास है। और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने उपन्यासों को लिखने का प्रयास किया हुआ था। कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यासों को आप जरूर ध्यान में रखिए। और मांडवी ने सही बताया कि जो नटरंग है इसको लिखा कौन? नेमित चंद्र जैन। तो इस तरीके से भी आप जोड़कर पढ़ेंगे तो आपका एक से अधिक प्रश्न तैयार होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कंकाल उपन्यास लिखने की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद को भारतेंदु के किस नाटक से मिली? कंकाल उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, लेकिन इनको कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उनके एक नाटक से प्रभावित होकर कंकाल उपन्यास लिखने का प्रयास जयशंकर प्रसाद ने किया था। वो कौन सा है? ऑप्शन दिया गया भारत दुर्दशा, भारत जननी, प्रेम योगिनी, नील देवी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, प्रेम योगिनी नाटक से प्रेरणा मिली जयशंकर प्रसाद को कि कंकाल उपन्यास वो लिखें। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साहित्यकार अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से भी प्रभावित रहते हैं, उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंकाल यथार्थ परक है तो तितली आदर्श परक है। ठीक है, कंकाल यथार्थ परक है तो तितली क्या है? आदर्श परक है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। तो ये बड़ा ही फेमस कथन है, और जिस तरीके से वर्तमान समय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस इतिहास ग्रंथ से पूछे जा रहे हैं वहीं से हमने इसको लिखा हुआ है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, बच्चन सिंह का ये कथन है कि कंकाल यथार्थ परक है तो तितली आदर्श परक है। ठीक है, इस कथन को ध्यान में रखिए, और इसे ये भी पता चलेगा कि अगर वन लाइनर में पूछ लेता है कि तितली किस प्रकार का उपन्यास है, तो आप बता देंगे कि आदर्शवादी उपन्यास है, जबकि कंकाल क्या है? यथार्थवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शैला किस उपन्यास की पात्र है? कंकाल, तितली, इरावती, परख। तो शैला नाम की एक स्त्री चरित्र है, वो उसका संबंध किस उपन्यास से है, ये आपको बताना है। हो सकता है कि ये उपन्यास आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रश्न के बहाने आप याद रखिए कि शैला का संबंध किससे है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, तितली। कुछ बच्चे लिख दे रहे हैं कि पता नहीं है। ये सब नहीं लिखना है, आपको सीखना है, देखना है कि क्या है। ठीक है ना, नहीं तो फिर ऐसे ही लाइव क्लास होता रह जाएगा।
तो इसका जो सही जवाब दिया है, सौरभ ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया और तमाम विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, सीखिए, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, आप अपने साथ कॉपी पेन भी लेकर बैठे रहिए। एक चीज आप देखेंगे कि बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में कामायनी और जो तितली है इसका एक तरीके से मूल्यांकन करते हुए कुछ उन्होंने कनेक्शन जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार को हिंदी का पहला आधुनिकतावादी कथाकार माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। तो कौन है जो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी का पहला आधुनिकतावादी कथाकार मानता है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बच्चन सिंह का एक मानना है कि जैनेन्द्र कुमार हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आधुनिकतावादी कथाकार, जब भी आप देखेंगे कि प्रयोगवाद आ गया या फिर नई कविता का दौर आ गया, तो उस जमाने में भी कई साहित्यकारों को आधुनिकता या फिर आधुनिक भावबोध से जोड़कर देखा जा रहा था। तो जैनेन्द्र कुमार की एक खास विशेषता ये है कि ये पुरुष होते हुए भी स्त्री मन के अंदर जो भी चलने वाली गुत्थियां उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का कमेंट आज थोड़ा सा मुझे इंटरनेट लग रहा है कि काफी परेशान कर रहा है, न जाने आज क्या हो गया है। ठीक है, तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी का पहला आधुनिकतावादी कथाकार मानते हैं बच्चन सिंह। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, परख का प्रकाशन वर्ष है? परख उपन्यास है, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन दिया गया 1927, 1928, 1929, 1930। कई बार वन लाइनर में ये सवाल पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर क्रम में पूछ लिया जाता है, जैनेन्द्र कुमार के 2-3 उपन्यासों को जोड़कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वन लाइनर है तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ऐसे प्रश्नों को तो वो बाएं हाथ से एकदम से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही जवाब क्या हो गया? 1929। अब ऐसे प्रश्नों को रंगते समय ही ध्यान रखना है कि पता चले कि आप रंग रहे थे सी और रंग आ गया है बी, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी विद्यार्थी जीवन में नहीं होती है। विद्यार्थी केवल कुछ गलत कदम नहीं उठाते हैं, नहीं तो बार बार वो अंदर रहता है कि मुझे इसका उत्तर आ रहा था, मैं तो कल ही पढ़ा था कि परख 1929 में, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बी रंग दिया। इसीलिए हमने लगातार वर्षों को रखा हुआ है इसी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, त्याग पत्र का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन दिया गया 1930, 1932, 1935, 1937। तो त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार का एक बहुत ही फेमस उपन्यास जो कि कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के एमए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि सन 1937 ईस्वी में त्याग पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, चित्रलेखा। तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है, ऑप्शन को पढ़ना है और फिर उसी हिसाब से इसका जवाब देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया कि चित्रलेखा जो है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर के जितने भी उपन्यास दिए गए, अब आप देखेंगे कि यही प्रश्न कूट पर आधारित भी हो सकता है कि ए, बी और सी है। ठीक है, ए, डी, सी, इस तरीके से 4 कूट बन जाएगा। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि विद्यार्थियों का कहना है कि सर फला परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से बताइए। तो पैटर्न तो बदलता रहता है। अगर आपके पास मटेरियल रहेगा, अगर बहुत सारी महिला विद्यार्थी कमेंट करती हैं कि सर हम खाना बनाते हुए देख रहे हैं, तो खाना बनाने में आप देखेंगे 30 दिन लगभग वही सब मेनू रहता है, लेकिन बनाने की जो कला होती है वो अलग अलग ढंग की हो जाती है। कभी अच्छा खाना बन जाता है, कभी खराब भी बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके पास मटेरियल होगा तब आप उसको अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पैटर्न क्या है? प्रश्नों की प्रस्तुति है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कोई भी प्रश्न
देखने में सीधा लग रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत ओल्ड पैटर्न का है, बिल्कुल नहीं है, बस उसको समझने की जरूरत है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया परख की पात्र कट्टो, सुनीता, अमरकांत, त्यागपत्र, मृणाल, गबन, जालपा। तो एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए पात्रों के नाम है, तो वो कौन सा उपन्यास है जो कि सुमेलित नहीं है? ठीक है, तुरंत आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो सब कुछ पढ़ा था। परख का संबंध किससे है? कट्टो से है। सुनीता का संबंध अमरकांत से नहीं, बल्कि यहाँ पर एक पात्र है श्रीकांत। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? बी, त्यागपत्र का मृणाल, गबन का जालपा। तो इस तरीके से भी अब मान लीजिए अमरकांत आपने देखा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रेमचंद का एक उपन्यास है जिसका पात्र है अमरकांत। मैं चाहूंगा जी, बिल्कुल अंजलि पटेल ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। अब तो विद्यार्थी संकेतों को भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है कि आपने इसको कहाँ पढ़ा था। कई बार इधर उधर की बातें परीक्षाओं में काफी काम में आ जाती हैं। हमने तो इसको अपने विद्यार्थी जीवन में देखा है कि किसी भी चीज को हमें इधर उधर का नहीं समझना, ये मानकर चलिए कि वो आपसे ही कहीं कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नहीं भाई पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी, यह कथन किस उपन्यास से है? ऑप्शन दिया गया परख, सुनीता, त्यागपत्र, चित्रलेखा। ये बड़ा ही ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन है, इसमें 50% विद्यार्थी चकमा खा सकते हैं। ठीक है, नहीं भाई पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी, यह कथन किस उपन्यास से है? ठीक है, हाँ, तमाम विद्यार्थियों ने इसका जवाब देने का प्रयास किया है, लेकिन जिसका मुझे संदेह था शायद वही हुआ है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, त्यागपत्र से ये लिया गया है। सही बात है कि चित्रलेखा की भूमिका में और उसकी समीक्षा करते हुए लोगों ने उससे पाप पुण्य से जुड़ा है। इसीलिए हमने इसको जानबूझकर यहाँ पर रखा हुआ था ताकि तमाम विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो। लेकिन प्रैक्टिस सेट में कंफ्यूजन या कंफ्यूज होना बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि फाइनल एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। तो यहाँ जितने भी विद्यार्थी आज जुड़े हुए हैं सभी सही जवाब देकर आएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर कि त्याग पत्र से। ठीक है, और वो दौर था जब जैनेन्द्र लिख रहे थे, भगवती चरण वर्मा लिख रहे थे, अज्ञे लिख रहे थे, इलाचंद जोशी लिख रहे थे। तो वो मनोविज्ञान का दौर था, मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा रहा था। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों का आपने नाम सुना होगा, उसमें से जैनेन्द्र कुमार एक है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप इसको देखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन दिया गया 1930, 1934, 1935, 1937। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में पहले से ही छप गया होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी। ठीक है, तो चित्रलेखा को ध्यान में रखिए, भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास। अगला प्रश्न है कि जाह्नवी किसकी कहानी? जाह्नवी किसकी कहानी है? ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। तो जाह्नवी के कहानीकार कौन है? सही जवाब हो गया यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है जाह्नवी। इसी तरीके से इन्होंने पत्नी नाम से भी कहानी लिखी हुई है। ज्यादातर आप देखेंगे कि स्त्रियों के मन में चलने वाले जो भी चिंतन मनन है, गुत्थियां हैं, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास जैनेन्द्र ने किया है। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया है, बस चीजों को लिख दिया है, उसको बताया नहीं है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कई बार जो साहित्यकार होते हैं वो पाठकों पर और समाज पर छोड़ देते हैं कि वो लोग सोचें कि क्या करना है। तो उस जमाने में जैनेन्द्र एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, जो आगे चलकर 1990 के बाद महिलाओं ने करना शुरू किया और आत्मकथा लिखना शुरू किया। आप जानते हैं कि वही है, अपने बारे में बढ़िया से खुद लिखना और अपने जीवन का जो भी संघर्ष है उसको प्रस्तुत करना 1990 के बाद से शुरू हुआ है। खासतौर से उसमें एक पत्रिका का नाम आप सुनेंगे, हंस, काफी इसका रोल रहा है। अगला प्रश्न है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ किस उपन्यास का कथन है? मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। ऑप्शन दिया गया परख, सुनीता, त्यागपत्र, चित्रलेखा। तो ये किसका कथन है यहाँ पर कि मैं चिड़िया होना चाहती हूँ? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है, त्यागपत्र।
अब उसमें आप देखेंगे प्रमोद है और एक मृणाल, ठीक है। क्या आपस में संबंध है, अच्छा से आप जानते होंगे। चिड़िया होना चाहती हूँ, अक्सर ये सभी स्त्रियों की एक मनोकामना है कि वो चिड़िया की तरह। एक गाना भी है कि बन के उड़ो, ऐसे करके एक गाना भी है पंछी गगन में, ठीक है। तो मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। चिड़िया क्या है, एक स्वच्छंद या फिर स्वतंत्र होने का प्रतीक है और महिलाओं के लिए काफी इसका एक मोटिवेशनल तौर पर इसको भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसको ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया, त्यागपत्र। हाँ, बुआ भतीजा का आपस में संबंध था, प्रमोद और मृणाल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ पर आधारित उपन्यास नहीं है। अब प्रश्न काफी अच्छा है। स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ पर आधारित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन दिया गया देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। वो कौन सा उपन्यास है जो कि स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ पर आधारित नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इसका सही जवाब देने का प्रयास किया है। बिल्कुल इस प्रश्न को पढ़कर जवाब आप दे सकते हैं। ये रटने वाला प्रश्न बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। सही जवाब तमाम विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया। सौरभ, मांडवी, प्रोग्रेस विथ प्रोग्रेस, अपने असली नाम से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, सभी विद्यार्थी अब सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा था वो जरूर नोट कर लें। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। परीक्षा गुरु जो है वो स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ पर आधारित नहीं है। यानी कि आप देखेंगे शुरुआती दौर में जो भी हिंदी में उपन्यास लिखे गए उनके केंद्र में स्त्री शिक्षा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। अब विद्यार्थी रिसर्च का टॉपिक पूछते हैं कि सर हम क्या बनाएं, इस तरीके से भी जोड़कर आप बना सकते हैं कि प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों में स्त्री शिक्षा का मूल्यांकन किस तरीके से उस जमाने में स्त्री शिक्षा की बात की जा रही थी, क्या था विषय वस्तु, इसको आप जोड़कर बना सकते हैं। कहने वाले हमेशा कहते रहेंगे कि आपका टॉपिक पुराना है। जिन्होंने पीएचडी कर ली है, अगर उन्हीं के टॉपिक को एक बार खंगाला जाए तो उसी विषय पर पचासों टॉपिक मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पढ़कर काम करना है। कोई जरूरी नहीं कि कोई विषय पर काम हो गया तो अब उस पर काम हो ही नहीं सकता है। ये कई बार थेथरई टाइप की होती है। हमने काफी इंटरव्यूअर को मैंने देखा हुआ है, एक्सपर्ट को देखा है कि जिस संवेदनशीलता का अनुभव हम करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इनके अंदर संवेदनशीलता होगी और वो एकदम से खत्म सी रहती है। विद्यार्थियों से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब आप पीएचडी इत्यादि का वाइवा देने जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि प्रोफेसर तो इसको देखते नहीं होंगे, लेकिन अगर बात पहुंचेगी तो अच्छा लगेगा कि संवेदना को जरूर बचा के रखें, बाकी दुनिया में कुछ बची रहे या न बची रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये बड़ा ही पुराना और पारंपरिक ढंग का प्रश्न है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था। ऑप्शन दिया गया है देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भागवती, परीक्षा गुरु। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हुआ, ठीक है। एक दिन मैं पीएचडी के विद्यार्थियों पर जरूर क्लास लूंगा। मेरी इच्छा रहती है कि मैं कभी गूगल मीट से आप सभी से बात करूं, आप लोगों के बारे में जो भी विषय को लेकर है, लेकिन समय अभाव के कारण अभी नहीं जुड़ पा रहा हूं, लेकिन जरूर लूंगा क्योंकि शोधार्थियों की बातों को सुनना भी जरूरी है। सही जवाब हो गया बातों ही बातों में, आप लोगों ने परीक्षा गुरु इसका उत्तर दे दिया है। और ये उत्तर ही नहीं दिया आप लोगों ने, पूरा इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, इसमें कुल कितने प्रकरण है। आप देखेंगे परीक्षा गुरु गुरु जो है वो प्रकरणों में भी बटा हुआ है, 41 प्रकरण है इसमें और ढेर सारी जानकारियां आपके पास होंगी, ठीक है ना। बस मैं संकेत करके छोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रश्न को केवल प्रश्न के रूप में आप न देखें, बल्कि जितनी जानकारी आप रखे हुए हैं सबको जोड़कर देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। अगला प्रश्न है कि संसारी वार्ता के नाम से प्रसिद्ध रचना है। संसारी वार्ता, बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक जगह उल्लेख किया है कि फला जो उपन्यासकार है उन्होंने अपनी रचनाओं को ही संसारी वार्ता नाम दिया हुआ है। ऑप्शन दिया गया है, वो कौन सी रचना है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू। तो पहले तो आपके दिमाग में ये सब आ जाना चाहिए कि ये जो भी उपन्यास लिखे गए हैं किसके किसके उपन्यास है, ठीक है। निस्सहाय हिंदू किसका है, नूतन ब्रह्मचारी किसका है, परीक्षा गुरु को तो आप एकदम से याद कर चुके हैं, भाग्यवती किसका है। तो संसारी वार्ता के नाम से प्रसिद्ध रचना जो है वो है परीक्षा गुरु। और जो लाला श्रीनिवास दास हैं उन्होंने अपने रचनाओं को संसारी वार्ता
के नाम से संबोधित किया है। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभार इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। क्योंकि हम मूल किताबों से पढ़कर मौलिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो उम्मीद रहती है कि कुछ नई चीजें बताई जाए। पुरानी चीजें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आप कम मिलेंगे आपको। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि आश्चर्य वृत्तांत किसका उपन्यास है। आश्चर्य वृत्तांत किसका उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, ब्रजनंदन सहाय, लज्जाराम शर्मा। तो आश्चर्य वृत्तांत आपने कई उपन्यासों को पढ़ा होगा, लेकिन ये उपन्यास आप थोड़ा कम ध्यान दिए होंगे। उपन्यासों का इतिहास तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन आश्चर्य वृत्तांत जो उपन्यास है किसका है। विद्यार्थी ने इसका जवाब दिया, अंशु ने इसका सबसे पहले जवाब दिया, क्षिप्रा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ को भी बढ़िया से पढ़ा है। और ये बताइए कि हमने इसको अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, बारीकी से पढ़ा है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भी मनुष्य हैं, तो चीजें छूट जाती हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि न छूटे। ये इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अंबिका दत्त व्यास। आश्चर्य वृत्तांत जो उपन्यास है वो अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु की जीवनी लिखी थी। किसने भारतेंदु की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन दिया गया जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, ब्रजनंदन सहाय, लज्जाराम शर्मा। ठीक है, तो भारतेंदु की जीवनी किसने लिखी है। कुछ विद्यार्थी हैं तुरंत नीचे वाले प्रश्न को भी पढ़ ले रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ब्रजनंदन सहाय ने भारतेंदु की जीवनी लिखी थी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिए। और किस नाम से लिखा हुआ था, अगर कोई कमेंट करे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, किस नाम से इन्होंने, हालांकि आप देखेंगे भारतेंदु की जीवनी कई लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो किस नाम से लिखा था इसको जरूर कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ूंगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है जो कि उत्तम पुरुष में लिखा गया है। ठीक है, और उत्तम पुरुष होता क्या है, ठीक, उसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन सा उपन्यास है, पहला उपन्यास जो कि उत्तम पुरुष में लिखा गया है। ठीक, तो ऑप्शन दिया गया है धूर्त रसिक लाल, अधखिला फूल, सौंदर्योपासक, श्यामा स्वप्न। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन सी, सौंदर्योपासक नाम का जो उपन्यास है बच्चन सिंह के अनुसार उत्तम पुरुष में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। और सौंदर्योपासक लिखा किसने है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ब्रजनंदन सहाय ने ही इसको लिखा हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 200 उपन्यासों की रचना की है। ये भी बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में इनके पास कितना समय रहा होगा। हम एक उपन्यास लिख लेते हैं तो दुनिया भर का डंका पीटते हैं कि हमारा एक उपन्यास आया, हमारा एक उपन्यास आया। और ये फला उपन्यासकार ने लगातार लिखना शुरू किया तो एकदम टेस्ट मैच की तरह लिखते गए बिना परवाह किए कि कौन पढ़ेगा। लेकिन ये नहीं उनको मालूम था कि आगे चलकर हिंदी विषय से शिक्षक बनने की का सपना देखने वाले विद्यार्थी इस तथ्य को पढ़ेंगे कि 200 उपन्यासों को किसने लिखा था। ऑप्शन दिया गया किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री। तो कौन है जिन्होंने की 200 उपन्यासों की रचना की है। प्रेमचंद तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनको तो आपको साइड ही करना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, किशोरी लाल गोस्वामी पर तमाम विद्यार्थी टिक लगा रहे हैं, बिल्कुल वो गलत है। सही जवाब है गोपाल राम गहमरी ने 200 उपन्यासों की रचना की थी। प्रेमचंद ने लगभग 13 उपन्यासों की रचना की और बाकियों ने की हुई है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी पिछले वाले प्रश्न पे ही अटके हुए हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवनी था भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से लिखी हुई थी। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे से तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो ये है, यहाँ पर उपन्यासों की बात की जा रही है। 200 उपन्यासों को लिखा था गोपाल राम गहमरी ने। और अच्छी बात यह है कि ये रहने वाले कहाँ के थे, शायद ऐसा काम कोई इसी जिला का कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है काफी। गहमर आपने सुना होगा कि एशिया का सबसे बड़ा गांव, वहीं से थे गोपाल राम गहमरी जिन्होंने 200 उपन्यासों की रचना की है। अगला प्रश्न है कि जासूस नामक पत्र का संपादन किया था। जासूस नामक पत्र का संपादन किसने किया था। ऑप्शन दिया गया किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री।
तो वो कौन है जो कि जासूस नामक पत्र का संपादन किया था? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, सही जवाब है जासूस नामक पत्र का संपादन किया था गोपाल राम गहमरी ने ही किया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। और कब किया था? सन 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी जब यहाँ पर हमने लिखा तो आपके दिमाग में एक और पत्रिका का नाम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको हिंदी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। सन 1900 ईस्वी में जब गोपाल राम गहमरी जासूस नामक पत्र निकाल रहे थे, उसी जमाने में एक पत्रिका संपादित हो रही थी जिसका नाम था सरस्वती। और एक पत्रिका और थी, एक पत्रिका और थी, आप लोगों को ध्यान में रखना है, समालोचक। तो कई बार ना इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है कि सन 1900 ईस्वी में कौन कौन सी पत्रिकाएं निकली थी। पढ़ने के लिए तो आप हर एंगल से पढ़ते हैं, लेकिन एक एंगल यहाँ पर भी ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के कितने उपन्यासों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की चर्चा की है। कितने उपन्यास थे? ऑप्शन दिया गया 50, 65, 75, 100। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, उनको संबोधित करते हुए पूछा जा रहा है कि किशोरीलाल गोस्वामी के कितने उपन्यासों का उल्लेख उन्होंने किया है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन बी, 65 उपन्यासों की बात की गई है। इसमें लिखा गया कि छोटे बड़े 65 उपन्यासों को किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा था। और इन्हीं की रचना है जो कि एक बार पूछी गई थी, लखनऊ की कब्र, या फिर लखनऊ की कब्र, इस टाइप से कुछ एक उपन्यास इनका है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जोड़कर इसको देख सकते हैं। ये वही किशोरीलाल गोस्वामी है जिन्होंने कुल 65 उपन्यासों को लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि बच्चन सिंह ने प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी किस उपन्यासकार को माना है? ठीक, तो यहां पर सवाल पूछा, हिंदी लिटरेचर ने इसका सही जवाब दिया, जो हमने अभी आप सभी से किशोरीलाल गोस्वामी के संदर्भ में पूछा था। यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र में एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। लखनऊ की शाही कब्र तो नहीं, शायद लखनऊ की कब्र, इस टाइप से इसका नाम है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, ठीक है, हाँ, बच्चन सिंह ने प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी किस उपन्यासकार को माना है? ऑप्शन दिया गया लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो कौन से उपन्यासकार हैं जिनको की जोड़ा जा रहा है यहाँ पर बच्चन सिंह द्वारा? तो सही जवाब क्या हो गया इसका? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, जो आप देखते हैं कि प्रेमचंद 3 तरीके की बातें किया करते थे, आदर्श, ठीक है, यथार्थ और आदर्शमुख यथार्थ। तो उसकी शुरुआत प्रेमचंद को जो भी उन्होंने लिया, प्रेमचंद ने उसकी गोमुखी यानी जहां से गंगा निकलती है, इस तरीके का आदर्शमुख यथार्थ पहली बार प्रेमचंद नहीं प्रस्तुत करे थे, उसके पहले भी किया जा चुका था। किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास ने। वही लाला श्रीनिवास दास जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखा, और इनका एक नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी नाम से काफी फेमस है, और बच्चन सिंह ने उसको एक खास नाटक के रूप में माना भी, ठीक है, दुखांतक या फिर ट्रेजिडी के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के संदर्भ में बच्चन सिंह का कथन नहीं है। परीक्षा गुरु के संदर्भ में बच्चन सिंह का कथन नहीं है। ऑप्शन दिया गया कुसंग के कारण बिगड़े हुए युवक की कहानी, इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, इसमें भाषा उन्नति के साथ नए ढंग की खेती और कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है, यह अंग्रेजी ढंग का पहला नॉवेल है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि बच्चन सिंह का नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है, आप लोग जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। ठीक, सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी, यह अंग्रेजी ढंग का पहला नॉवेल है। ये बच्चन सिंह नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुल 35 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, और ये 35 प्रश्न आज 2 वीडियो में हमने प्रस्तुत की। एक तकनीकी तौर पर 10-12 मिनट का वीडियो रहा, और कैसे कट गया मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन फिर हमने इस लाइव क्लास को कवर करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि ये 3500 प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे। इसमें से कुछ ऐसे नए प्रश्न रहे होंगे जिनको कि आप जाने होंगे, आपका रिवीजन भी हुआ होगा, आपको लगा होगा कि हाँ, ये सब प्रश्न आ जाएंगे तो परीक्षाओं में हम
बिल्कुल 100% सही करेंगे। आप लोगों ने लाइव क्लास में हिस्सेदारी की, आप सभी का बहुत-बहुत हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कब से लाइव क्लास आते हैं? तो देखिए, हमारे मन में रहता है, मैं 8 बजे से लेकर कोशिश करता हूँ कि साढ़े 9 बजे तक एक जरूर 30-35 क्वेश्चन का लाइव क्लास लूँ, ताकि हमारे विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे हैं वो भी जुड़ जाएं और अपना मूल्यांकन भी कर सकें। इसी उम्मीद से हम जुड़ते हैं। कम पढ़ाएंगे लेकिन ठोस पढ़ाएंगे और धीमे-धीमे आवाज में ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि जोर से हल्ला करते हुए, पूरा हाथ फैलाते हुए, इस तरीके का हमारा स्वभाव भी नहीं रहा है, ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ाएंगे लेकिन ठोस पढ़ाएंगे, और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, हूबहू क्वेश्चन आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। और मैं आखिर में आप सभी से पूछूंगा कि क्या आपने वस्तुनिष्ठ संकलन हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत खरीद लिया है? नहीं खरीदा होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाकर देख लीजिए। और अगर आप मार्केट में बुक शॉप से खरीद रहे हैं तो एक बार उलट पलट कर देख लीजिए उसको। और उम्मीद से हम इसी उम्मीद से बनाए हैं कि आपके काम में आए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।